नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आपके यूपीपी परीक्षा की तैयारी के लिए जो सीरीज हमारा पॉलिटी का एमसीक्यू, जो आपके लिए सबसे संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, संविधान के भाग एवं अनुसूची, इस वाले मुद्दे पर बात करेंगे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने लाए हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए समय न व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का प्रावधान है? ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर आप खुद देखिए, चौथी होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके लिए, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 250। ठीक है, 250 में से 245 सीट वर्तमान में भरी हुई है, यानी 5 सीट रिक्त है, जिसे 2026 के पहले, ठीक है, 2026 तक आप चाहें तो आबादी के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो 2026 के बाद फिर से अमेंडमेंट होगा, उसके बाद ही आप इसमें चाहे लोकसभा और राज्यसभा के अधिकतम सीटों को बढ़ाया जा सकता है। तो 250 में 245 भरे हुए हैं, जिसमें से 233 राज्य और यूटी क्षेत्र से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, टोटल जोड़ के 245 हो जाता है। मनोनीत और निर्वाचित दोनों में फर्क है, इस बात को याद रखें। आप जब भी पॉलिटी पढ़ें तो मनोनीत और निर्वाचित का अर्थ अच्छी तरीके से समझें, तभी आपको ये जो खेल होता है शब्दों के बीच में, उसमें आप नहीं फंसेंगे। तो इसका उत्तर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी आज करेंगे, क्योंकि आप एमसीक्यू कितना जल्दी लगाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, उनकी सीमा के लिए प्रावधान है पहली अनुसूची में, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल तुरंत याद आ जाना चाहिए, जितना आर्टिकल मैंने कराया है 368। 368 संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 368वां संविधान का जो अनुच्छेद है वो 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। किसी में विशेष बहुमत चाहिए, किसी में साधारण बहुमत चाहिए, और एक विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। यानी 3 प्रकार से आप समर्थन, 3 प्रकार के संविधान संशोधन के प्रकार की बात 368 में की गई है। किस भाग में है ये आपसे पूछा जा रहा है। भाग 20 इसका उत्तर होना चाहिए मेरे अनुसार से। ऐसे ही आप क्रम में करते हुए अपना भी प्रश्न खुद ही अपने नोटबुक में डाउन करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे कितना सही होता है आपका। भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं में संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधान, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। जल्द ही यूपीपी खत्म होने के बाद, यूपीपी के एग्जाम खत्म होने के बाद हमारी टीम प्रॉपर वे में हर सब्जेक्ट्स के क्लासेस को आपके लिए अपलोड करेगी, जो पूरी तरह से वनडे एग्जाम, बड़े हायर एग्जाम सबको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। प्रॉपर क्लास होगा आपको, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारे चीजें मिलेंगी आपको। उसमें हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे मूल ढांचे का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है, खासतौर यूपी वालों के लिए और बिहार वालों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न उनसे जुड़ा हुआ है और वो बुरा लगेगा नहीं है जुड़ा हुआ, इनको जोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से अभी नहीं जुड़ा है। ठीक है, और प्रयासरत हैं संसद में जो हमारे तरफ के सांसद लोग हैं, प्रयास में है कि भोजपुरी को भी 22 भाषाओं के जो अनुसूची है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, जो जितने भी भाषाओं को मान्यता मिली है उसमें भोजपुरी का भी स्थान 23वें नंबर पे आए। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसा चीज देखने को नहीं मिला है जो कि हमारे लिए उम्मीद बांधे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को शामिल किया गया है। सिंधी, नेपाली, संथाली और 19, 3 22 हो गया, जबकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। बुरा मानने की बात नहीं है, हो जाएगा, प्रयास जारी है। चलिए, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं की सूचीबद्ध थी शुरुआत में, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन से
भाषा को किस नंबर पे लाया गया, तो लास्ट में देख लीजिए कौन सा है, सिंधी, नेपाली, संथाली। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है नेपाली हमारे संविधान में क्यों रखा जाएगा, तो ध्यान से आंख खोल के देख लीजिए, रखा गया है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसमें भी बहुत सारा ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है। अगर पिछले वीडियोस को आपने देखा है तो आपको पता होगा। 51 क, ठीक है, 51 क स्वर्ण सिंह समिति, आप याद कर लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, रसिया के कॉन्सेप्ट से, रूस के विचारधारा से लिया गया था हमारे यहाँ नागरिकों के लिए कर्तव्य। इस बात को याद रखिए, तो ये आपका उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है। ए, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को संतुलित करता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, स्वर्ण सिंह समिति मिस है, आप यूज कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में इस समय, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 11वें को मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का कर्तव्य हम लोग को भी मिला है, ठीक है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी। आगे आइए, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 11वीं सूची में शामिल किया गया है? कौन सा विषय पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा विषय शामिल किया गया है बताना है आपको। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, प्रमुख वन उत्पाद, बड़े पैमाने पर उद्योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आप खुद देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होना चाहिए डी। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। आप पंचायती राज पे एक प्रॉपर क्लास करेंगे तभी जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्योंकि संविधान के सिलेबस में, संविधान की किताब की जो सबसे ऊपर की हेडलाइन होती है उसमें ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का अर्थ ही है पंचायती राज और नगर पालिका, यानी एक क्वेश्चन तो आपका नगर पालिका पंचायती राज से बनना ही है। और उसके बाद भारतीय संविधान में जब आप एंट्री मारते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक के प्रावधान को पढ़ते हैं। यही सिलेबस है पॉलिटी का। बहुत लोग को ये भी अंदाजा नहीं होता है, इसलिए वो पंचायती राज चैप्टर सोचते हैं संविधान में है, जी नहीं, संविधान के सिलेबस का एक भाग है, याद रखिएगा इसे। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज जोड़ा गया था 1992 के द्वारा, और इसी में 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था नगर पालिका, ठीक है, जो मेयर का चुनाव होता है उनके लिए। और ये दोनों संशोधन लाए गए थे 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखिएगा। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्ति, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान के भाग कौन सा में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगर आप इसमें से हिंट कर सकते हैं तो कर लें, 1 सेकंड है आपके पास। बीस तो होना नहीं चाहिए सबसे पहले, अभी अभी हम लोगों ने बात किया है, 20 के होने के तो चांस ही नहीं है। 368 संविधान संशोधन बचा कौन सा, 10, 15, 13, यही हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको एक ये बात याद है कि कहां पर व्यापार और वाणिज्य था और कहां पर टैक्स या कर जो हम लोग देते हैं वित्त वाला भाग है, कौन से अनुच्छेद में, तो आप इसको एक बार कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर 13, ठीक है, आर्टिकल भी दिया हुआ है। भारत के संविधान भाग 13 का अनुच्छेद 301 से 307, 300 क में संपत्ति का अधिकार, ठीक है, 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना है और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकाई का निर्माण करना है, ठीक है। इस प्रश्न में अगर कूट वाले प्रश्न बनाए जाएं तो भी बनाए जा सकते हैं, उसका प्रॉपर और एक अच्छा स्ट्रक्चर में उत्तर दिया गया है। निम्नलिखित में से 301 से 307 तक भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
ठीक है, नीचे पूछ सकता है सीमा बाधाओं को तोड़ना और देश में व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करना। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ या केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 8वां, 11वां, 7वां और 9वां, ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी अभी आपने 11वां देखा, ठीक है, 11वां भाग तो नहीं देखा, 11वीं अनुसूची देखा, तो इसका उत्तर सीधे हमें डिटेल में ही बताने दीजिए, क्योंकि आपको डिटेल में फिर समझाना पड़ेगा दोबारा हमें। बी इसका उत्तर है भाग 11, ठीक है। भाग 11 में राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्ति है, विधायी संबंधों की बात की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। देखिए ये 245 से 263 तक की बात है, तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ 245 से 255 तक, ठीक है, विधायी शक्ति की बात है। विधायी संबंध कैसे होंगे राज्य और केंद्र के बीच में, और 256 के बाद लेकर 263 तक, ठीक है, बीच में प्रशासनिक और कार्य व्यवस्था की बात कही गई राज्य और केंद्र के बीच में। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल और संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा, ठीक है, यानी राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, बशर्ते केंद्र इस पर हावी है और केंद्र से सहमति आवश्यक है। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जो कि संसद के नियमानुसार या संसद के किसी प्रकार से विरोधाभास रखे। चलिए अब बताना आपको भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, सूट से संबंधित है? भाग 12, भाग 11, भाग 10, भाग 9, भाग 10, भाग 8। आपको इसमें बताना है वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे, ठीक है। आर्टिकल मैं आपको बता दे रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाइए। आर्टिकल आपका यह है 263 के बाद 264 से स्टार्ट है, जिसमें 279A में क्या है? जीएसटी, याद रखिएगा। ये आपका वित्त संपत्ति पूछ रहा है, व्यापार नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो एक भाग कम कर सकते हैं आप। और आगे देखिए इसका उत्तर भारतीय संविधान के भाग 12, ठीक है, वित्त संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक केंद्र और राज्यों की संपत्ति, अनुबंधों, देनदारियों और वादों संबंधित प्रावधान है, ठीक है। 300 का संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा। बीच में जीएसटी भी इसी के अंदर रखा गया है। जीएसटी आप लोग पढ़े ही होंगे, अच्छी व्यवस्था है जो भारत सरकार के द्वारा हमारे लिए लाई गई है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत संबंधित रखी गई है? ठीक है, 7वां इसका उत्तर होना चाहिए। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और अपराध रोकने, पता लगाने, जांच पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों को लिखित करता है। केवल और केवल केंद्र शासित में दिल्ली की पुलिस सेंट्रल के पास है, केंद्र सरकार के पास है, बाकी जगहों पर राज्य सरकार के अधीन होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? चुनाव संबंधित, ठीक है, इसका मतलब हमें याद आना चाहिए कि राष्ट्रपति का प्रारंभिक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52, जिसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 55 में चुनाव संबंधित बात कही गई है। 4 में तो डीपीएसपी है, ये तो आप जानते ही होंगे। भाग 7 अभी पुलिस व्यवस्था आपने देखा, ठीक है। भाग 6 में कुछ प्रमुख राज्य हैं जो अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है। भाग 5 बचा इसका उत्तर, ठीक है। भाग 5 स्टार्ट हो जाता है, याद रखिए, बहुत लंबा भाग है। भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ठीक है, 3री अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब इसका उत्तर 9वीं अभी आपने पढ़ा, ठीक है, वो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, 9वीं हो नहीं सकता, 5वीं हो नहीं सकता, 7वीं होने का चांस है, 3री नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची संघ और राज्य समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजित करती है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है केवल। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे संबंधित है? ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, बार बार एक ही चीज को हम लोग को देखना पड़ा। नागरिकता भाग 2 हो गया, मूल कर्तव्य भाग 4 क हो गया, मूल अधिकार भाग 3 हो गया, ठीक है, और फंडामेंटल राइट भाग 4 हो गया। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित था? तो आपने देखा मूल अधिकार संबंधित है, ठीक है। आगे चलिए, भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल, ठीक है, याद कर लीजिए, राज्य विधानमंडल 169 से स्टार्ट हो जाता है,
ऐसे ऐसे कहाँ से स्टार्ट है? 153 राज्यपाल से, ठीक है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। भारतीय संविधान का भाग 6वां राज्य विधानमंडल से संबंधित है, जो सभी प्रकार के नियमों को आगे भी बताएगा। अभी देखते रहिए, सब बताएंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये तो सबको पता है इस समय। भारत संविधान में शुरुआत में 8 थी, 22 भाग थे, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई है संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1951 द्वारा 52 और 73वां संविधान और 74वां संविधान, ठीक है। 73वां और 74वां 11वीं और 12वीं, 51 में 8 9वीं और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं दल बदल कानून, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है? आपको यह बताना है, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, यह आपको बताना है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध पर किया गया है, जबकि मणिपुर इसमें नहीं है, ठीक है। यहां पर इसको याद करने के लिए आप एक तरीका अपना लीजिए, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। डबल एम कर दीजिए, ए कर दीजिए, टी कर दीजिए, ममत याद कर लीजिए। ममत रूप से आप याद कर सकते हैं, ममत, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्य? अभी अभी आपने किया, 6वीं अनुसूची इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है तो देश 10वीं में तो तलबदल हो गया, 11वीं में और 9वीं में, 12वीं में। 9वीं में लैंड रिफॉर्म है, 12वीं में नगर पालिका है। 11वीं अनुसूची इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 29 विषय दिए गए हैं जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है भाग 8 की बात राज्यों, नगरपालिका, केंद्र शासित प्रदेश और पंचायत से, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया था, ठीक है। क्या था 1956 में? राज्य पुनर्गठन, पढ़ेंगे इसको अलग से, ठीक है, तब समझ में आएगा। अधिनियम लाया गया था 1956, इसी में इसके जो प्रावधान थे उसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है, के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 243 तक। इसके बाद पंचायती राज आ जाएगा, उल्लेख भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243, 243 ए से ओ तक में किया गया है। नगर पालिका उल्लेख भाग 9 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 छ तक किया गया है, ठीक है। आइए, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न थोड़ा सा उठापटक हो गया है, इसका उत्तर उलपटांग। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, ठीक है। आपको यह बताना है इसमें से कौन सा गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन और दूसरी अनुसूची भाषाएं। देखिए यहाँ पर यह गलत लग रहा है सीधे सीधे, इसलिए क्योंकि भाषा का प्रावधान तो आपको पता ही है कहां से कहां तक है, ठीक है। भाषा का भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में विवरण दिया गया, जिसमें 22 भाषाओं को रखा गया है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। और मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं को वर्णित किया गया था, जिसे धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है, ठीक है। एक बार में 15 हुआ, उसके बाद 7, उसके बाद 8। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य संबंध का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया वो आपको बताना है। अभी जस्ट इसके पहले आपने किया है 245 से 255 केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है। भारत संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध को बताता है तथा संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 के केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों को बताता है। देख लो भैया, पहले भी मैंने बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, 245 से स्टार्ट करना है, जाना है 263 तक, लेकिन 2 बातें इसमें कही गई हैं। एक, विधायी संबंध कैसा है, विधायी संबंध कैसा है उसकी बात कही गई है 55 तक, ठीक है। 55 पे रुक जाइएगा। अब 55 के आगे 56 से बढ़िएगा 63 तक, तो वो बताया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध कैसा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से करिएगा, यही प्रश्न देखने को आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा और वर्दी सामने टंगी हुई रहेगी। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? राज्यों के परिषद में, यानी
राज्य के जो काउंसिल हैं, ठीक है, स्टेट काउंसिल जो होते हैं उसका विवरण आपको बताना है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसी अनुसूची में यह भी है, ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश, जो कि मैंने शुरू में बताया, जिसमें सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश, यूपीपी। ध्यान से देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद के सीटों का आवंटन करती है? फिर वही बात है, चौथी अनुसूची में राज्यों के परिषद का सीटों का आवंटन का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यही प्रश्न है और उसी का उत्तर है। आगे चलिए, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? देखिए, शिक्षा का विषय केंद्र सूची, उप सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन विवादों की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, शुरू में ही मैंने बताया। शिक्षा, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, सीबीएसई बोर्ड के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अगर यूपी बोर्ड के ऊपर कोई कानून बनाना है, जो आप जानते हैं हाई स्कूल और इंटर तक की परीक्षाओं को कराते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बनाएंगी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको पता ही है प्रयागराज है और इसका मुख्यालय आपको पता ही है दिल्ली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। दिवालियापन है, मिलावट है, श्रमिक संघ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता, यह राज्य सूची का विषय है, जबकि दिवालियापन, दिवाला, मिलावट, श्रमिक सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। इसी क्रम में आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट किया, और इन सभी 25 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा और हमारी टीम इसी तरह आपके लिए लगी है और आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। यूपीपी की सारी तैयारियां, जितने भी प्रकार से आप जो संघर्ष कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं संतोष कुमार झा आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।